हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फोर्स एंड फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग फोर्स एंड फ्रिक्शन पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि मोशन क्या होता है, उसके बारे में जानना है। तो मोशन का डिस्क्रिप्शन, मोशन के बारे में जानने के लिए आपको हम लिंक दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, जैसे ऐसे हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं। मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि वो किस फ्रेम में है, या फिर वो मूविंग फ्रेम में है या फिर रेस्ट में है। जैसे शॉर्ट में अगर समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन है, मान लीजिए ये देख रहा है, एक तो कार है, ये कार है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो ये देख रहा है ये कार मूव कर रहा है, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट मतलब ये कार मूव कर रहा है, ये कार मोशन में है। लेकिन अगर इस कार में जो व्यक्ति या पर्सन बैठा हुआ है, ये बगल वाला को पर्सन को देखेगा, तो ये क्या, इसको दिखेगा ये रेस्ट में है। तो ये फुल्ली किस पे डिपेंड करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब मोशन में है या रेस्ट में है, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है, वो मूविंग फ्रेम में है या फिर रेस्ट फ्रेम में, ठीक है। जैसे ऐसे हम लोग जनरली मोशन देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन दूर मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। जैसे इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए कोई टाइम t0 था, तो ये जो कार था इस पोजीशन पे था, ठीक है। जब टाइम 0 था तो ये कार इस पोजीशन में था, और फिर जब टाइम 5 मिनट हो गया तो ये कार इस पोजीशन में पहुंच गया। तो देखिए कार का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बोल सकते हैं कार क्या है, मोशन में है। अगर कार का पोजीशन यहीं पे रहता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बोल सकते थे ये कार रेस्ट में है। तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, समझ गए। और देखिए, लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर पे। मान लीजिए हम खड़े होकर देख रहे हैं कि ये कार यहाँ पे खड़े है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो टाइम ये कार मूव नहीं कर रहा, मतलब कार रेस्ट में है। लेकिन अगर यहाँ पे कार में जो बैठा ऑब्जर्वर है वो दूसरा पर्सन को देख रहा है, लेकिन वो तो उसके लिए रेस्ट में है। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। जिस तरह मोशन और रेस्ट डिपेंड करता है टाइम पे, वैसे ही ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है, या फिर मूविंग फ्रेम में है या फिर रेस्ट में है, ठीक है। ये सब कंसेप्ट आप लोग 9 में सीखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही जानिए। तो फोर्स क्या होता है, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच रिजल्ट इन चेंज इन पोजिशन, डायरेक्शन, मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी तरह का पुल मतलब खिंचाव। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी बॉक्स है, इसको या फिर हम खींच सकते हैं या फिर इसको हम धक्का दे सकते हैं, ठीक है। या हम इसको खींच रहे हैं मतलब पुल कर रहे हैं, या धक्का दे रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या क्या चेंजेस आ सकता है, मान लीजिए ये पोजीशन यहाँ पे था, मान लीजिए इसका पोजीशन सपोज कीजिए ये एक्स पोजीशन पे है, ठीक है, और ये पोजीशन वाई मान लेते हैं। तो पहले एक्स पोजीशन में था, ये वाई पोजीशन में चला गया, तो क्या हुआ सर, इसका पोजीशन चेंज हुआ। पहले ये एक्स में था, वाई में चला गया। और डायरेक्शन को भी इफेक्ट करता है। मान लीजिए हो सकता है ये सीधा मूव करेगा, या फिर हो सकता है मान लीजिए टेबल का ये लास्ट एंड है, तो हो सकता है ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और शेप भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रबर बॉल है, रबर बॉल को आप जोर से स्क्वीज़ कीजिए, मतलब दबाइए, तो उसका जो राउंड सर्कुलर शेप था, तो राउंड सर्कुलर शेप से हो सकता है थोड़ा ओबलेट हो जाएगा, मतलब हल्का चपटा हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स किसको हम लोग बोलते हैं, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, मतलब कोई भी तरह का पुश, खींचना या फिर ढकेलना, जिसके वजह से पोजीशन में चेंज आ जाए, डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, और शेप में चेंज आ जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में चेंज आना, शेप में चेंज आना और
साइज में चेंज आना, ये क्या है? फोर्स का इफेक्ट है, मतलब फोर्स के कारण क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसा आप लोग को क्लास 8 में ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में आप लोग क्या देख सकते हैं? चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज किस तरह होता है? फोर्स लगने के कारण क्या हो सकता है? पोजीशन चेंज, मतलब पोजीशन में भी चेंज हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है, मोशन में है, अचानक हम ब्रेक लगा देते हैं, तो मतलब फोर्स से अप्लाई किए हैं, जिससे क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगा। तो फोर्स से क्या होता है? मोशन भी अगर कोई बॉडी मोशन है तो मोशन से हम लोग रेस्ट में भी ला सकते हैं, रेस्ट से मोशन में भी ला सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कैसे होता है? मान लीजिए कोई क्रिकेट बॉल, एक आकर के डील करते हैं, जैसे सबसे पहले देखते हैं चेंज इन पोजीशन किस तरह हो सकता है। मान लीजिए चेंज इन पोजीशन, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन पे रखा हुआ, मान लीजिए एक्स पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए इसको हम धक्का दिए तो ये इस पोजीशन वाई पोजीशन में आ गया, तो क्या हुआ? ये चेंज इन पोजीशन हो गया, ठीक है। और चेंज इन पोजीशन किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण। इधर हम फोर्स लगाएं, ठीक है, या फिर हम इसको धक्का दे सकते हैं या फिर इसको खींच सकते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है? चेंजेस आता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में कैसे चेंजेस आएगा? जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, ठीक है, सबसे पहले देखिए कोई बॉलर है, बॉलर बॉल किया, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में बॉल किया, अब मान लीजिए क्रिकेटर उस बॉल को हिट करेगा, इस बॉल को ये क्रिकेटर हिट किया, तो अब बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो किसके कारण? क्योंकि क्रिकेटर उसमें फोर्स लगाया, तो फोर्स के कारण क्या हो सकता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपके पास जैसे एग्जांपल दिए थे रबर बॉल है, ठीक है, रबर बॉल को आप लोग स्क्वीज कीजिए, दबाइए, तो उसका शेप जो इस तरह है सर्कुलर है, हो सकता है ओवलेट हो जाएगा, मतलब ओवलेट इस तरह होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है शेप साइज़ का, मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन में इतना, मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए ये डेगची है, डेगची में आप इतना फोर्स से हीट करेंगे कि इसका जो शेप, मान लीजिए इतना ज़ोर से हम इस पर फोर्स लगाएं कि इस डेगची का शेप हल्का बदल गया, ठीक है, तो क्या हो गया? फोर्स से हम लोग शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है मेजरिंग यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स को हम लोग किससे मेज़र करते हैं? फोर्स जनरली अभी आप लोग को ज़्यादा नहीं जानना है। फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस किससे हम लोग फोर्स को मेज़र कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस किस तरह होता है? स्प्रिंग बैलेंस इस तरह होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा, नीचे बैलेंस, मतलब नीचे जिसको हमको मेज़र करना होगा। मान लीजिए जो भी चीज़ को मेज़र करना है इस बॉक्स पे हम रख देंगे, और जितना ये स्प्रिंग खिंचाएगा उतना यहाँ पे ऊपर रीडिंग बताएगा। तो फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, ओके। उसके बाद आता है आप लोग का टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है वो देखिए। टाइप ऑफ फोर्स जानने से पहले हम लोग थोड़ा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जान लेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा छोटा मोटा न्यूमेरिकल बनाने में आप लोग को हेल्प हो जाएगा। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जानने से पहले एसआई यूनिट फोर्स का जानना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, जैसे आप लोग को फोर्स क्या होता है, फोर्स का हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह लिखते हैं, किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो जानना आप लोग को 9th में है। फ़िलहाल आप लोग ये जान सकते हैं F बराबर जो होता है m/a, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था, ठीक है। और इससे हम लोग फोर्स का एसआई यूनिट निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं, जैसे फोर्स F बराबर m/a है, तो m यहाँ पे क्या है, मास है कोई भी ऑब्जेक्ट का, और a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। वो क्या होता है वो आप लोग हायर क्लासेस में जानेंगे। मास एक्सेलरेशन क्या होता है 9th में जानेंगे, अभी आप लोग को नहीं जानना है, ठीक है। तो देखिए, तो इससे हम लोग एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। जैसे मास का एसआई यूनिट क्या होता है, मास का एसआई यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इसी को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन लिखते हैं। तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का, न्यूटन, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस SI यूनिट फोर्स का क्या होता है, यही होता है न्यूटन। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन लिखते हैं। और SI यूनिट के बाद आप लोग को आता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग सबसे पहले F बराबर अगर m इंटू ए है तो मास का SI यूनिट kg हुआ, एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यही kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो SI यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स लिखने से पहले आप लोग ये देख लीजिए, मान लीजिए फोर्स का जैसे हम लोग जनरल फार्मूला F इक्वल टू ma, बस आप लोग को अभी इतना ही जानना है, आगे जो जानना है 9th क्लास में जानना है। तो F इक्वल टू ma हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए F बराबर फोर्स अगर हम 1 न्यूटन लिखना चाह रहे हैं, F बराबर 1 न्यूटन लिखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास हम यहाँ पे 1 kg लिए और एक्सेलरेशन कितना लिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 इंटू 1 ही होता है, तो ये क्या हो गया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इसको ग्रेविटेशनल यूनिट का फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट का टर्म में लिखेंगे, मतलब 1 न्यूटन के बराबर कितना ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होगा। देखिए 1 न्यूटन बराबर हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए अब हमको 1 kg वेट लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं 1 kg वेट लिख रहे हैं। जब वेट का मतलब क्या होता है कि अर्थ हम लोग को किस रेट से खींच रही है, तो 1 kg वेट बराबर क्या हो जाएगा 1 kg ये इसका मास हो गया, ठीक है। 1 kg इसका मास हो गया। और वेट का मतलब अर्थ हमको किस रेट से खींचती है, किस रेट से खींचती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 kg 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है, एक्चुअली में ये g है, ये g है ना। तो ये हो गया आपका मास, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो ये हो गया आपका 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया 1 kg वेट। 1 kg वेट बराबर देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, इक्वेशन 1 से देखिए 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 kg वेट बराबर क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन। यही आप लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है कौन सा क्लास में, 8 में, ठीक है। जैसे फोर्स बराबर जैसे आप लोग जनरल क्या जाने m इंटू ए, बस इतना ही जानना है। मास के एक्सेलरेशन क्या होता है वो 9th में पढ़ना है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इसका SI यूनिट लिखें, फोर्स का होता है 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन को ही हम लोग किस तरह लिखते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है, ठीक है। और 1 kg वेट क्या होता है, मतलब अर्थ हम लोग को किस रेट से खींचती है, तो 1 kg वेट की जगह हम लोग क्या कर देंगे, अर्थ किस रेट से खींचेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिए। और 9.8 मीटर पर सेकेंड और 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या होता है आपका न्यूटन। तो 1 kg वेट बराबर क्या होता है 9.8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें 1 kg वेट बराबर कितना आता है, 1 kg वेट लिखिए बराबर 9.8 न्यूटन लिखिए, ठीक है। या फिर 1 kg, बहुत जगह बुक में ये 1 kg F लिखा हुआ रहता है इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। ये जो फार्मूला है आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में हो सकता है काम आ जाए। 1 kg वेट बराबर 9.8 न्यूटन, कहीं कहीं वेट के जगह F लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो
तो इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्स का कितना टाइप होता है। जनरली आप लोग को 2 टाइप ही पढ़ना है टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो देखते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस में आप लोग को 2 टाइप पढ़ना है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स इज़ ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम इसको पेन को होल्ड किए हैं, जब तक इसमें हम लोग अपना मसल्स का ताकत नहीं लगाएंगे तब तक ये पेन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होल्ड किए हैं, इसका मतलब क्या है, ये मेरा कांटेक्ट में है। जैसे कांटेक्ट से छूटा, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह का क्या है, कांटेक्ट फोर्स। जब तक ये कांटेक्ट में रहेगा तभी हम इसमें अपना मस्कुलर फोर्स लगा सकते हैं। जैसे कोई भी आप वेट को लिफ्ट कीजिए या फिर खींचिए, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कीजिए या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक कीजिए या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पुश कीजिए, पुल कीजिए, ये जितना भी टाइप ऑफ फोर्स सभी में हम लोग क्या लगाना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हम धक्का भी दे रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को मान लीजिए इसको हम धक्का भी दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई बॉक्स है, तो इसमें जब तक हम अपना मसल्स अप्लाई नहीं करेंगे और जब तक ये सरफेस से कांटेक्ट में नहीं रहेगा तब तक ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो ये किस तरह का फोर्स है, मस्कुलर फोर्स इज़ ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जैसे मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, इसमें कोई पर्सन या कोई बंदा चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, ये तभी इस पे खड़ा रह पाएगा जब ये जो ग्राउंड है इस पर फ्रिक्शन लगा पाएगा। मतलब ये ग्राउंड इसका पैर में क्या कर रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है, जिसके वजह से ये खड़ा है। जैसे ही ये फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन इसमें नहीं लगेगा तो हो सकता है ये स्लिप करके गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं चप्पल का जो सॉल रहता है उसको इसलिए उखड़ा बनाया जाता है ताकि वो सरफेस से कांटेक्ट में रहे और स्लिप ना करे, और स्लिप ना करेगा तो क्या होगा, वो कोई भी पर्सन गिरेगा नहीं। तो फ्रिक्शन क्या है, ये हमेशा 2 सरफेस के बीच का कांटेक्ट में ही लगता है, ठीक है। और फ्रिक्शन का टाइप हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड इट एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन कांटेक्ट विद द सरफेस। ये तभी एक्ट करेगा जब कोई सरफेस पे कांटेक्ट में है। जैसे चप्पल का सॉल को इसलिए उखड़ा बनाया जाता है ताकि वो सरफेस से कांटेक्ट में रहे और जो पर्सन है वो चप्पल पहना है ताकि वो स्लिप करके ना गिरे, इसलिए सरफेस को भी उखड़ा बनाया जाता है। जैसे अगर अभी तो देखा जाता है कि टाइल्स लगाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग टाइल्स भी प्रेफर करते हैं। कैसा टाइल्स, जो थोड़ा उखड़ा रहे ताकि वो हमारा पैर के साथ कांटेक्ट बना के रहे और हम लोग स्लिप ना करें। तो वो भी एक ठो एप्लीकेशन है फ्रिक्शन का, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स में आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा कोई ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, ठीक है, हमेशा कोई ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और ज़रूरी नहीं है कि ये कांटेक्ट में रहे। जैसे अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, ये अर्थ रोटेट करता है सन के राउंड, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही, ठीक है। वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट है, वो आगे पढ़ना है। अभी इतना ही जानिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है अर्थ और सन के वजह से, सन के ऊपर, जिसके वजह से ये क्या करता है, अर्थ रोटेट करता है। तो ये क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सन, ये कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरता है, क्योंकि वहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हाँ, यहाँ कंसीडर करते हैं हम लोग मास पे कि इसका कौन सा ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, कौन सा ऑब्जेक्ट का मास कम है। लेकिन ये क्या, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हम लोग तब तक फोर्स बोल सकते हैं जब तक वो अट्रैक्ट नहीं किया हो, ठीक है। मान लीजिए कोई मैग्नेट है नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट है ये साउथ पोल,
ठीक है। इस दोनों के बीच जब तक ये अट्रैक्ट नहीं किया है, मतलब इसमें जैसे हम इसको हम सामने क्लोज ला रहे हैं, जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जब तक कि अट्रैक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और जैसे ही अट्रैक्ट कर जाएगा तब तो उसका फोर्स काम करना बंद कर दिया, ठीक है। जब तक यहाँ अट्रैक्ट होने के लिए जो फोर्स लग रहा है, ये तो दोनों नॉन कांटेक्ट है, दूर में है, और जितना फोर्स लग रहा है कांटेक्ट होने के लिए, तो वो जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और इट इज़ ए टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये चार्ज के बीच लगता है। ये लाइक चार्ज अगर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और या फिर अनलाइक चार्ज और चार्ज मतलब लाइक चार्ज रिपेल कर रहा है, या फिर अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये भी इस तरह लगता है कि दो चार्ज आपस में कांटेक्ट नहीं रहता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग नॉन कांटेक्ट के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ ए टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कंघी की हैं, कंघी करने से क्या होता है, जो कंघी किसका बना हुआ रहता है, प्लास्टिक का, और प्लास्टिक इज़ ए टाइप ऑफ इंसुलेटर। तो हम लोग जब इसको बाल में रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंघी जो रहता है एक पॉइंट पे मतलब चार्ज जो होता है एक्वायर कर लेता है, और जब उसको हम लोग कोई पेपर में रखते हैं तो अट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि चार्ज कंघी में एक्यूमुलेट हो गया, और जैसे हम उसको रखें, कोई भी गर्दा में भी रखें, गर्दा चिपक जाता है। क्यों चिपकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही कारण, ठीक है। लेकिन वही कोई कंडक्टर है कोई, अगर कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, पास हो जाता है चार्ज। जैसे एक तार है, तार को हम सॉकेट में डाले तो एक छोर से, एक एंड से चार्ज का फ्लो हुआ, दूसरा एंड से वापस चला गया, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, चार्ज एक्यूमुलेट कर जाता है, एक्यूमुलेट करने की वजह से ये छोटा छोटा गर्दा या छोटा छोटा बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और यही जो अट्रैक्ट होने से पहले जो इसमें फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये चार्ज ये हो सकता है अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज के बीच लग सकता है, और लाइक चार्ज और लाइक चार्ज के बीच भी लग सकता है। तो नेक्स्ट डे हम लोग डील करेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।